नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। और हमने अपना प्रॉमिस तो पूरा कर दिया। आरपीएफ कांस्टेबल के 5 मॉक टेस्ट कराने थे, मैंने करा दिए। लेकिन आपकी डिमांड इतनी ज्यादा है, आप इतने ज्यादा कमेंट्स और सोशल मीडिया पर मैसेज कर रहे हो कि मैं मजबूर हो गया और मैं आपके लिए एक और एग्जाम पेपर लेके आया हूं। एग्जाम पेपर 6 आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए। और ऐसा नहीं है कि केवल आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है, इसे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चे भी देख सकते हैं कि रेलवे के सभी एग्जाम्स का जो है पैटर्न वो एक जैसा, उसमें एक जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे भाई। पेपर में जाने से पहले ये पूरा का पूरा टेस्ट आपको लगा के जाना है। इससे पहले जो मैंने 5 सैंपल पेपर अपने YouTube चैनल पे कराए हैं मैथ कॉन्सेप्ट किंग, सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो तो देख तो सब्सक्राइब नहीं करते। ये पांच वीडियोस है मेरे भाई, लगातार हर एक को देखेगा। हर एक टेस्ट में 35 क्वेश्चन है, पक्का सवाल यहां से फंसने वाला है। ठीक है भाई, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन हमने लिए हैं। एक बात और मैं कहूंगा मेरे भाई कि जब आप चैनल पे जाओगे तो एक प्लेलिस्ट ऐसी बनाई हुई है कि 2024 में रेलवे ने जो 5 पेपर कराए थे, एएलपी का, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, जूनियर इंजीनियर का और टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3, हर एक एग्जाम का मैंने सॉल्यूशन कराया है। तो इसमें अर्थमेटिक की जो वीडियोस हैं, जैसे आरपीएफ एसआई के यहां पे बेस्ट 60 अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, ये पूरी वीडियोस देख के जाइए मेरे भाई। यहां से भी क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट होंगे, क्योंकि इनमें खुद ही रिपीट हुआ है तो आगे भी रिपीट ही होगा मेरे दोस्त। किसी बच्चे को अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलती है टाइम पे, वैसे तो हम डेली 10 बजे वीडियो अपलोड करते हैं इस चैनल पर, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन, उस वीडियो का लिंक जो है इस टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं। तो सब बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अच्छी बात यह है कि यहां पे हमारी वीडियो का लिंक तो होगा ही होगा, साथ भी हम पीडीएफ भी साथ साथ अपलोड करा रहे हैं बच्चों। तो जो बच्चे वीडियो ना देखना चाहते, केवल पीडीएफ से टेस्ट करना चाहते, तो पीडीएफ डाउनलोड करके पहले टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। हर एक टेस्ट की पीडीएफ ही हमने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कराई है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे भाई। और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर का कंटेंट यहां पे आपको मिलता है डाउनलोड करने के लिए। ठीक है जी, शुरू करें। कॉपी पेन लेके बैठो बेटा, है ना, बिल्कुल एनर्जी के साथ। मैं जब आप इतनी एनर्जी में रहता हूं मेरे भाई, कितनी उम्र ज्यादा है मेरी तुमसे, तुम्हारे अंदर भी वो जोश दिखना चाहिए, वो जवानी दिखनी चाहिए मेरे भाई। रेलवे को संभालने का काम करने वालों, प्रोटेक्ट करने का काम करने वाले लोगों को तो जोश होना चाहिए। कॉपी पेन लेके बैठो, एक एक सवाल करना है मेरे भाई। पहला सवाल, बाबरे वो बड़ा सा लग गया। एक एग्जाम में क्लास में स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 85.4 थे। अगर स्टूडेंट छात्र को इतिहास में 8 अंक अधिक, विज्ञान में 12 अंक अधिक, कंप्यूटर विज्ञान में 10 अंक अधिक और हिंदी में 15 अंक कम, अच्छा, और अन्य सब्जेक्ट में समान अंक बरकरार रहते, तो एवरेज 87.9 होता। बताओ परीक्षा में कितने सब्जेक्ट थे। बहुत बढ़िया सवाल मेरे भाई, कितने सब्जेक्ट थे। देखो मेरे बच्चों, पहले एवरेज कितना था, 85.4। अगर हिस्ट्री में 8 नंबर ज्यादा होते, साइंस में 12 नंबर ज्यादा होते, कंप्यूटर साइंस में 10 नंबर ज्यादा होते और हिंदी में 15 नंबर कम होते, तो टोटल कितना चेंज आ जाता मेरे भाई, 12, 8, 20 और 10, 30 माइनस 15, 15। टोटल मार्क्स 15 ज्यादा हो गए, टोटल मार्क्स 15 ज्यादा हो गए। एवरेज में कितना चेंज आया, पहले एवरेज 85.4 था, अब एवरेज 87.9 हो गया। तो एवरेज कितना बढ़ गया, एवरेज बढ़ गया मेरे भाई, घटा दीजिएगा 2.5। तो टोटल मार्क्स 15 बढ़े, एवरेज 2.5 बढ़ गया। आपसे पूछा कितने सब्जेक्ट हैं, तो इसका डायरेक्ट तरीका है टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज। 15 को 2.5 से भाग देंगे, 6 बार जाएगा, यानी कि टोटल 6 सब्जेक्ट है मेरे दोस्त। और ये आंसर आ गया, बस बात खत्म, आगे बढ़ो। जीडी का, एक कारखाने को 144 दिन में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं का निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है। उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिन में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी। भाई उतनी वस्तु बनाने के लिए 96 दिन में कितनी मशीन चाहिए। तो यानी कि ऐसे सवाल में कॉन्सेप्ट लगता है टोटल वर्क बराबर एम मैन गुणा डेज, M1 D1 बराबर M2 D2। भाई अगर हम 56 मशीन लगाते हैं तो कुछ वस्तु बनती है 144 दिनों में, 56 मशीन 144 दिनों में। उतनी उसी संख्या में अगर हमें वस्तुएं बनानी है 96 दिन में, 96 दिन में वस्तुएं बनानी है तो कितनी मशीनें लगानी पड़ेंगी, क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है मेरे भाई। ठीक है ना, ओके। तो ये 48 तिया और 48 दूनी 96 और 2 से आपका 56 चला जाएगा मेरे बाहर 28 बार, तो 28 तिया 84 आ गया, 84 आ गया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। और यही मेरा आंसर है मेरे दोस्त। इससे आसान तो सवाल दुनिया में कोई बना ही नहीं, बी ऑप्शन। आ जाइए बच्चे।
एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए वल्गर फ्रैक्शन, यानी कि इसको फ्रैक्शन में लिखना है। देखिए मेरे भाई, ये आपके आरपीएफ एसआई का लेटेस्ट सवाल है। 0.42 के ऊपर बार या 4 के ऊपर बार नहीं है। देखो मेरे भाई, कुछ नहीं है। अगर इसको फ्रैक्शन बदलना है, दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है, एक नो हटाइए, एक डिजिट के ऊपर नहीं है, एक जीरो आएगा। 42 में मेरे दोस्तों 4 के ऊपर बार नहीं है, तो 42 में से 4 घटा लीजिए, यानी कि 38 आएगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 38/90। ठीक है। यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो दोनों डिजिट हटाइए मेरे प्यार भी, किससे? डबल 9 से। 2 डिजिट के ऊपर बार है तो मेरे भाई 9 से डिवाइड होगा। बस यही है मेरे दोस्तों, आ गया अभी 90 और 99 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 990 एलसीएम आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो कितनी बार जाएगा? 90 से ये 11 बार, ठीक है ना। 90 से 990 11 बार जाएगा, तो 38 गुणा 11 क्या आएगा? 380 और 38, यानी कि 418 प्लस 99 से 10 बार जाएगा, यानी कि 420। तो 418 प्लस 420 कितना आ गया? 838। तो 838/990 आंसर है। पहला ऑप्शन 838/990, एकदम बेसिक सवाल है। सवाल नंबर 4, 26% और 22.5% की कीमत छूट के बाद एक वस्तु 24% लाभ पर बेची गई। अगर कॉस्ट प्राइस 925 रुपीज है, तो वस्तु का मार्क्ड प्राइस क्या है? देखो मेरे भाई, हमने एक आर्टिकल पे 26% एंड 22.5% की दो लगातार छूट दी, और उस पर हमें 24% का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस आपसे दिया है और आपसे एमआरपी पूछा है। एक बात बताएं, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दोगे, क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। जैसे वस्तु का मार्क प्राइस है एमपी, आपको निकालना है। आपने मार्क प्राइस पे 26% छूट दी। 26% छूट कितना होता है? 26% का मतलब 26/100 या 13/50। 13/50 की छूट दी, यानी कि 50 का सामान कितने में बिका? 50 में से 13 घटे 37 में, मल्टीप्लाई। और आपने 22.5% छूट दी, 2.5% 1/40, 22.5% 9/40। 9/40 मतलब 40 पे 9 की छूट है, तो 40 का सामान कितने में बिका? 31 में। ये मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। अब आपको यह भी समझना है कि लागत मूल्य पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी आएगा सेलिंग प्राइस। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 925 रुपए है, सीपी 925 है, और सीपी पे आपको 24% लाभ होता है, 4% 1/25, 24% 6/25। अगर 24% लाभ होता है तो सामान बिका कितना? 25 पे 6 का प्रॉफिट है, तो 25 का 31 में। भाई ये भी सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद ये भी सेलिंग प्राइस है, बराबर होना चाहिए, बराबर कर दीजिए मेरे भाई। देखो 31 तो कट ही गया मेरे दोस्तों, 25 से 50 आपका कट ही गया 2 बार, 37 से जाएगा, 37 दूनी 74, और ये 37 पंजे 185। तो मार्क प्राइस आ जाएगा जी 40 दूनी 80, 25 गुणा 80 यानी कि 2000 आ गया एमआरपी। ऑप्शन नंबर पहला वाला ही ठीक है भैया। आया। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का सवाल है, 3 men और 4 women कैन कंस्ट्रक्ट ए वॉल इन 43 days। 3 आदमी और या 4 महिलाएं, 3 आदमी हो या 4 महिलाएं हो, 43 दिन में एक दीवार बना के खड़ा कर देंगे। तो पूछा इन हाउ मेनी डेज विल 7 men and 5 women कंस्ट्रक्ट ए वॉल। तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिनों में दीवार का निर्माण करेंगे? ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है, इसे बोलते हैं और बेस्ड टाइप सवाल। और बेस्ड बेसिक भी है और सवाल का शॉर्टकट भी है। जब भी ऐसा सवाल आए तो इसका सीधा शॉर्टकट है एंड बटे और। आप एंड डाटा को और डाटा से डिवाइड कर दीजिए, एंड डाटा को और डाटा से। सवाल में ये पूछा है ना 7 आदमी एंड 5 वुमेन, ये एंड आ गया, तो ये कितने हैं? 7 आदमी। अबे ये कितने मेरे भाई? सॉरी, 7 आदमी। एंड को और से डिवाइड करना, ये 3 men है, 3 आदमी, प्लस एंड 5 वुमेन, ये कितनी है? 5 वुमेन। और कितना है? और 4 वुमेन। तो मैंने डिवाइड कर दिया, एंड को और से डिवाइड कर दिया। डेज आपको निकालने हैं मेरे प्यारे भाई, और कितना दिया है? 43 दिन में दीवार बनाते हैं, बराबर 43। एक स्टेप में आंसर। एलसीएम लेंगे भैया, 3 चौक 12, तो 4 सत्ते 28 और 15, यानी कि 43।
इंटू डी बराबर 43। आप बोलोगे सर ये तो कट गया, तो डेज आगे 12, यानी कि 12 दिन में कर देंगे। कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना आ जाए, इससे एक ही स्टेप में आंसर आएगा। ये ट्रिक याद कर लीजिए आप लोग। सवाल नंबर 6, आरआरबी जूनियर इंजीनियर का लेटेस्ट। देखें, एक आदमी एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करते हुए लौटता है, और कुल 9 घंटे 15 मिनट का समय लगा। यानी कि पैदल गया और कार से आया, 9 घंटे 15 मिनट लगे। दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 2 घंटे कम लगते। यानी कि अगर वो दोनों तरफ कार से जाता और कार से ही लौटता तो 2 घंटे कम लगते। दोनों ओर पैदल चलने में कुल कितना समय लगेगा? पैदल चलने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बेसिक भी बता देंगे, शॉर्टकट भी। पैदल गए, कार से आए, पैदल और कार का दे रखा है 9 घंटा 15 मिनट, लेकिन अगर कार से ही जाते और कार से ही लौट के आते तो 2 घंटा कम लगते। बताइए, दोनों तरफ समान चाल से पैदल यात्रा करने में कुल कितना समय लगेगा? शॉर्टकट है, 9 घंटा 15 मिनट का समय लग रहा था, 2 घंटा आपने बचा, इनको जोड़ लो। 9 और 2 11 घंटा 15 मिनट। 11 घंटा 15 मिनट दोनों तरफ पैदल चल के जाओगे और लौट के आओगे तो ये आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। डायरेक्ट शॉर्टकट है। ये सवाल ऐसा समझिए कि रेलवे में हर दूसरी शिफ्ट में था, ये हर दूसरी एक शिफ्ट छोड़ के था, इतना ज्यादा पूछा गया है 2024 में ये। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो मेरे भाई, आप पैदल चलते हो, ठीक है जी, अब वॉक करके जाते हो और कार से आते हो, समय लगा 9 घंटा 15 मिनट, वॉकिंग प्लस कार 9 घंटा 15 मिनट। अच्छा जी, बात यह है अब कि अगर आप दोनों तरफ कार से गए और कार से आए, यानी कि दुगना दूरी आपने कार से चली, तो 2 घंटा कम लगेगा। 2 घंटा कम लगेगा, इसका मतलब 9 घंटे 15 मिनट में से 2 घंटा घटा दोगे तो कितना समय लगेगा? 7 घंटा 15 मिनट। 7 घंटा 15 मिनट। बोलो बात यही सही है? आपसे पूछा है दोनों तरफ वॉकिंग में कितना टाइम लगेगा, तो यहां 2 से गुणा कर दीजिए पूरे को, इस पूरे को 2 से गुणा कर दीजिए और घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। माइनस करोगे तो देखिए ये क्या आएगा, ये तो कट जाएगा मेरे भाई, ये क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ वॉकिंग का टाइम, वॉकिंग से जाना, वॉकिंग से आना। तो 9 दूनी 18 में से 7 घटाओगे 11 घंटे, और 15 दूनी 30 मिनट में से 15 घटाओगे 15 मिनट। तो ये आ गया जी बेसिक। लेकिन बेसिक से क्यों करना? ये नहीं करना है पेपर में, सीधा मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया, यही होगा बेटा। दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। आ जाइए, आरपीएफ एसआई का सवाल है मेरे भाई। एक दुकानदार x रुपए अंकित करता है और 60% की छूट देता है। He sells it for 444 after charging VAT of 25% on discounted price. डिस्काउंटेड प्राइस पर 25% वेट लगाने के बाद 444 में बेचता है। एक्स का मान क्या है? देखो मेरे भाई, एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है समझ लीजिए वो x रुपए है, तो एक आदमी मार्क प्राइस पर 60% की छूट देता है। देखो 60% डिस्काउंट देने के बाद जो आता है उसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उसे बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस, रियायती मूल्य, रियायत देने के बाद आया है। लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पर आदमी 25% वेट लगाता है। वेट एक तरह का टैक्स होता है, यानी कि आपको 25% पेमेंट और करनी पड़ेगी, जीएसटी टाइप का समझ लीजिए। 25% वेट और लगाता है दुकानदार, तब जाके उस सामान को 444 रुपए का बेचता है। पूछा एक्स का मान क्या है, एमआरपी पूछा है, तो ये सक्सेसिव नहीं है। पहले एमआरपी को 60% घटाया, फिर 25% यहां बढ़ा रहे हैं। फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछे, सक्सेसिव है। फॉर्मूला लगा लो, रेशियो लगा लो, दोनों से हो जाएगा। 60% आपने डिस्काउंट दिया 3/5, 25% आपने वेट लगाया 1/4। 3/5 डिस्काउंट मतलब 5 का सामान 2 का हो गया। 25% टैक्स लगा है, 4 पे 1 का टैक्स है, तो 4 का सामान 5 का हो गया। सीधी सीधी गुणा, 2 से 4 आ गया 1/2। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, यानी कि मार्क प्राइस अगर 2 है तो सामान 1 में बिका। 1 की वैल्यू 444 रुपए है तो 2 की वैल्यू 888 रुपए, यानी कि 888 रुपीज इज योर मार्क प्राइस। कितना आसान सवाल था। एक घन का आयतन 29791 मीटर क्यूब है। घन का कुल सतह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्यूब, देखो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है मेरे भाई, अगर क्यूब की एज या क्यूब का किनारा ए है तो क्यूब का वॉल्यूम होगा ए क्यूब। ठीक है भाई। अगर मुझे क्यूब की साइड निकालनी है तो यहां मुझे 2971 का क्यूब रूट लेना पड़ेगा।
यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ क्यूब रूट लेना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर यहां 1 दिख रहा है तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी 1 ही आएगा। लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर करो। 29 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कितना है मेरे प्यारे भाई? 27, जो कि 3 का क्यूब है, यानी कि 31। ये 31 आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? 31। यानी कि क्यूब की जो एज है वो 31 मीटर है। आपसे पूछा है घन का कुल सतह क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। 6a²। बोलो बात को समझे? 6a²। 31 का स्क्वायर आ गया बच्चों 961। 31 का स्क्वायर 961। ठीक है, यानी कि लास्ट में आएगा 6 कम 6, 6 चिंग 36, 66 आएगा लास्ट में आंसर है। ओके, क्लियर? एकदम आसान सवाल है, कर पाए हैं आप? 9वां करेंगे। दो दोस्त राम और रवि की उम्र में 7 साल का अंतर है। ठीक है, राम की मां माया देवी की उम्र, ये प्रॉब्लम है जिसका सवाल है जी। राम की मम्मी माया देवी की उम्र राम से 3 गुना है और रवि की उम्र उसके भाई सोहम से 4 गुना है। माया देवी और सोहम की उम्र में 65 साल का अंतर है। माया देवी और सोहम की उम्र में 65 साल का अंतर है। माया देवी की उम्र ज्ञात कीजिए। अरे वाह, देखो ये सवाल ना रेशियो वाला नहीं है, ये सवाल इक्वेशन वाला है। यहां डिफरेंस वगैरह दिया ना, इक्वेशन वाला है मेरे भाई। जैसे आप मान लीजिए कि दो दोस्त हैं राम और रवि, राम और रवि। अब इनकी उम्र तो पता नहीं है मुझे, ठीक है, डिफर बाई 7 ईयर्स। इनकी उम्र में 7 साल का अंतर है, तो राम की उम्र को ए मान लीजिए, रवि की उम्र को बी मान लीजिए। इनकी उम्र में 7 साल का अंतर है, तो यानी कि ये a-b 7 आ गया। ठीक है जी। अब राम की माया देवी की उम्र राम से 3 गुना है। अब राम जी की जो मम्मी है माया देवी, उनकी उम्र राम से 3 गुना है, यानी कि राम की ए है तो माया देवी जी की उम्र 3a है। माया देवी जी की उम्र कितनी है? 3a। ठीक है जी, यही आपको निकालना है। तो 3 का मल्टीपल तो आएगा ही आंसर, यानी कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, बोला रवि की उम्र उसके भाई सोहम से 4 गुना है। रवि की उम्र उसके भाई सोहम से 4 गुना है। आपको माया देवी और सोहम की उम्र में 65 साल का अंतर दिया है। रवि की उम्र है बी, जो उसके भाई सोहम की उम्र का 4 गुना है। तो भाई सोहम की उम्र कितनी होगी? b/4। अगर रवि की उम्र बी है तो सोहम की उम्र b/4 होगी मेरे भाई, क्योंकि रवि की उम्र सोहम से 4 गुना है। b/4 का 4 गुना करेंगे बी आ जाएगा। तो माया देवी की उम्र और सोहम की उम्र में 65 साल का अंतर है। यह डिफरेंस आपको 65 का दिया है, 65 साल का दिया है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर, बात को समझे, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ये 65 साल का आ गया। आपसे यहां पूछा जो गया है वो ये पूछा गया है माया देवी की उम्र, यानी कि ए की वैल्यू निकालनी है, बी हटाना है। तो यहां 4 से गुणा कर दो पूरे को, तो 4 तिया 12a माइनस बी। 4 से गुणा करेंगे तो 65 चौका 260, ये आ गया। मैंने इस पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर दिया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। 2 इक्वेशन है, बी गायब करना, घटा दो, दोनों को घटा दीजिए मेरे भाई। घटा देंगे तो कट जाएगा। ए और 12a का डिफरेंस 11 है। 260 में से 7 घटे 253, तो ये ए आ जाएगा मेरे भाई यहां से। 11 दूनी 22 और 3 11 तिया 33। ए की वैल्यू 23 आ गई। ए मतलब राम की उम्र 23 आ गई। माया देवी की उम्र है 3 3 मतलब 23 का 3 टाइम्स 69। 69 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। देखो कितना तगड़ा सवाल है भाई। तो 2 इक्वेशन बनानी है। आरपीएफएसआई का एक और, फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत 16,005 रुपए। भाई साहब ये सवाल इतना ज्यादा है। देखो आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में लगभग 400 सवाल हैं, लेकिन 400 सवाल में से एक्चुअली 100 ही सवाल है, क्योंकि एक सवाल 4 बार पूछ रहा है। ऐसे ही आपके साथ होने वाला है। फर्नीचर की 3 वस्तुओं की एवरेज कीमत है 16,005 रुपए। कीमत 3, 5, 7 के रेशियो में है। सबसे महंगी वस्तु की कीमत आप बताओ। 3 वस्तुओं की टोटल कीमत कितनी है? 3, 5, 8, 7, 15। अच्छा एवरेज निकालो ना। 3, 5, 7 का एवरेज क्या आएगा? 3, 5, 8, 7, 15। 15 को 3 से भाग देंगे 5, एवरेज कीमत 5 यूनिट आ गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? नहीं आई?
सवाल में फर्नीचर की 3 वस्तुओं की एवरेज कीमत दे रखी है 16,005 रुपए, तो यहां भी एवरेज निकालो। 3, 5, 7 का एवरेज क्या आएगा? 3 जोड़ के 3 से भाग दो, 5, 3, 8, 7, 15/3, 5 यूनिट। इसके लिए सवाल में 16,005 दिए। आपसे पूछिए सबसे महंगी वस्तु की कीमत। सबसे महंगी वस्तु की कीमत है मेरे भाई 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए, यह सवाल था। ठीक है जी। 5 की वैल्यू ये है, 7 की वैल्यू तो यानी कि फिर 16,005 से ज्यादा होगी ना। अगर 5 यूनिट के लिए 16,005 है तो 7 यूनिट की वैल्यू तो मेरे भाई 16,005 रुपए से ज्यादा होगी ना। तो एक ही आंसर हो सकता है इस सवाल का, डी ऑप्शन। ठीक है जी, कुछ था ही नहीं सवाल में, बिल्कुल आसान सा। आइए 11वां, ए थीफ इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 195 मीटर। एक चोर को एक पुलिस ने 195 मीटर की दूरी से देखा। पुलिस पीछा करने लगा, चोर भी भागने लगा। चोर की स्पीड 22, पुलिस की स्पीड 27। चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी दौड़ चुका होगा? बहुत बढ़िया मेरे भाई, ऐसे समझिए फिल्म का सीन चल रहा है। यहां मेरे दोस्तों आपका चोर है और ये पुलिस है। अब पुलिस ने चोर को देखा 195 मीटर की दूरी से, ठीक है ना। अब चोर भागने लगा, पुलिस को देखते भी पुलिस का डंडे से सबको डर लगता है। चोर भाग रहा 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से मस्त। पुलिस फास्ट भाग रही है 27 की स्पीड से, पुलिस की स्पीड ज्यादा है तो पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो पूछा पकड़े जाने से पहले चोर कितना भाग चुका होगा? देखो कब पकड़ा जाएगा, जब चोर इतनी डिस्टेंस भागेगा, टक चोर ये भाग रहा है और पुलिस अगर चोर को पकड़ना चाहती तो पुलिस को ये डिस्टेंस भाग के यहां चोर पकड़ा जाएगा, यहां। यानी कि अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है तो पुलिस को चोर से 195 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को नैन लड़े, दोनों भागने लगे, दोनों भागते 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 यहां पुलिस ने चोर को धर दबोचा। तो दोनों लोग सेम टाइम तक भागे होंगे, पुलिस और चोर दोनों सेम टाइम तक भागे होंगे। और आपको पता है अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही उनकी स्पीड का रेशियो होगा। यहां पुलिस और चोर द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि पुलिस की स्पीड 27 है, चोर की स्पीड 22 है। ये दोनों की स्पीड का रेशियो है, लेकिन यही पुलिस और चोर द्वारा चलेगी दूरी का भी अनुपात होगा, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम तक भागम भागी की है। यानी कि पुलिस अगर 27 दौड़ेगा तो चोर 22 दौड़ेगा। तो पुलिस कितना एक्स्ट्रा दौड़ा? 5 यूनिट। सवाल के अनुसार पुलिस कितना एक्स्ट्रा दौड़ेगा? 195 मीटर। बताइए कितने गुना आएगा मेरे भाई? है भी, ठीक है जी, यह आएगा 39 टाइम्स। क्लियर है? आपसे पूछा चोर कितनी दूरी दौड़ेगा पकड़े जाने से पहले? चोर दौड़ेगा 22 यूनिट, तो 22 की वैल्यू आएगी 22 गुणा 39। वैसे जो भी आंसर आएगा 22 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा ना, 22 का मल्टीपल तो आना ही आना था। तो आप ऑप्शन से 22 यानी 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, वो तो रास्ता ही कि आप ऑप्शन से 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। तो 22 गुणा 39 आने की क्या आएगा? 2 नाम 18, एंड में 8 आएगा, तो ये आंसर नहीं है। उसके बाद मेरे दोस्तों 40 गुणा 22 880 से कम आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं है, सी 858। ठीक है, ये भी मुझे अच्छा सवाल लगा मेरे भाई, करने लायक है। 12वां, पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए अरशद अपने ग्राहकों को एक छूट योजना प्रदान करता है। 24 गिलास टंबल खरीदने पर 12 गिलास टंबल मुफ्त पाएं। अरशद द्वारा ग्राहकों को दी गई प्रभावी प्रतिशत छूट क्या है? अच्छा जी, भाई अरशद के पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है, वो पुराने कंबल वहां के पास पड़े हुए हैं। कंबल ने टंबल है, टंबल क्या होता है? ये गिलास के पैकेट्स होते हैं। वो कहता भाई साहब 24 गिलास टंबल बाई करो, 12 गिलास फ्री दूंगा। यानी कि अपने ग्राहकों को टोटल कितने देगा? 24 और 12 36, 36 ग्राहकों को देगा टोटल, जिसमें से 24 का ही पैसा लेगा वो ग्राहकों से, 12 फ्री देगा। तो डिस्काउंट कितना हुआ मेरे भाई? 12/36 यानी कि 1/3, 33:1/3% डिस्काउंट हुआ। ये सी ऑप्शन। मजा आया? आरपीएफएसआई का एक और सवाल। एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि अगर वह लागत मूल्य पर सामान बेच रहा है, अच्छा एक बेईमान दुकानदार कहता है लागत मूल्य पर सामान बेच रहा है, लेकिन उसका वजन 1000 ग्राम के बदले 918 ग्राम है।
बहुत वो बन रहा है दयालु कि भाई साहब लागत मूल्य पर बेच रहा हूं, पर ग्राहक अगर 1000 ग्राम चीनी मांगेगा ना तो 918 ग्राम ही तोल के दे रहा है, उसका वजन जो उसमें फॉल्ट कर रहा है। लाभ प्रतिशत क्या हुआ? तो भाई 1000 ग्राम सामान के बदले 918 ग्राम सामान दे रहा है, तो 918 ग्राम सामान दिया, 1000 ग्राम का पैसा ले लिया, तो प्रॉफिट ये हुआ मेरे भाई उसका। यानी कि 918 ग्राम पर उसने कितना 82 ग्राम एक्स्ट्रा बचा लिया, ये उसकी बचत है। आउट ऑफ 918 इन्वेस्ट करके परसेंटेज में इंटू 100% ही आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी, क्लियर है? तो आप मुझे बताइए कितनी बार जाएगा। मेरे हिसाब से तो अगर मैं इसको, ये 80 to 100 ही है, अगर मैं इसको 918 से भाग दूंगा तो ये मेरे प्यारे भाई 5 बार से तो ज्यादा ही चला जाएगा। यानी कि ये आंसर नहीं है, 14 नहीं जाएगा मेरे भाई। 14 कैसे जाएगा? 10 भी नहीं जाएगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा डी 8.93। कि 918 अट्ठे चला जाएगा, ये निम्मा नहीं जाएगा कोई। 900 निम्मा 8100, 18 अट्ठे 144, तो ये 8 बार जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन शुड बी डी ऑप्शन। मजा आया करके? आइए आगे करेंगे सवाल नंबर 14। देखो दोस्त, आप यहां मॉक टेस्ट लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, डेली आप लगा रहे हो, सीरियस हो आप। लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे, अगर टेस्ट रैंकिंग वेबसाइट भी, आप अगर आपके पास लैपटॉप है तो वेबसाइट पर अच्छा रहेगा। आप यहां मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाना, पेपर होने वाला आरपीएफ का, तो सबसे नीचे जाना मेरे भाई। आरपीएफ कांस्टेबल के आपको प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री में लगाने को मिलेंगे। आप ये प्रीवियस ईयर के जो 15 टेस्ट है, पिछली बार 6 साल पहले पेपर हुआ था आपका 2019 का, तो ये सारे के सारे पेपर हैं, आप इनको अटेम्प्ट करिएगा। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, केवल गणित की बात नहीं कर रहा मैं। आपके पेपर में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 120 के 120 मिलेंगे यहां पे। ये अर्थमेटिक है, ये रहा रीजनिंग, ये रहा जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश हिंदी में देखना चाहते हैं, क्वेश्चन हिंदी में खुल जाएगा। आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है। आसान ही है। आप देखो यहां पे, अगर मैं मैथ के देखूं तो मैथ के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखिए, ये एक बोर्ड, ये ऐसे सवाल आपको कराए नहीं है हमने। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्ण 79 और 80 हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन कराए नहीं है। हाँ जी, यानी कि कोई भी सवाल जो है एक लाइन से ज्यादा का नहीं है, तो आपका पेपर आसान ही आएगा। पेपर मुश्किल नहीं आने वाला, बस एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ये जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जाके सॉल्व करके देखिएगा दोस्त। आओ, कपिल और प्रकाश एक काम को मिलकर 45 दिन में करते हैं। तो कपिल भाई और प्रकाश भाई 45 दिन में मिलकर काम की लंका लगाते हैं। प्रकाश और पीहू, तो प्रकाश और पीहू को लिख लेते हैं पीआई। 60 दिन में, ये 60 दिन में काम कर सकते हैं। कपिल और पीहू, कपिल और पीहू मिलकर जो है वो इसे कितना, 60 दिन है। कपिल एंड पीहू टुगेदर कैन डू इट इन 60 डेज, ये भी 60 दिन में कर रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, तो आपसे पूछा है कपिल, प्रकाश और पीहू मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो 45, 60, 60 का एलसीएम 180 मान लीजिए। 180 आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। ठीक है ना मेरे भाई? अगर मैं इन तीनों की एफिशिएंसी निकालूंगा ना, कपिल, प्रकाश और पीयू की, तीनों की एफिशिएंसी निकालूंगा, तीनों की, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 3 7 3 10, 10/2 5, तीनों की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, सीधा शॉर्टकट। आप इनको जोड़ोगे, कपिल 2 बार आएगा, प्रकाश 2 बार आएगा, पीहू 2 बार आएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस कितना आएगा जोड़ के? 4 3 6, 4 3 7 3 10 आएगा, यानी कि ट्वाइस एफिशिएंसी 10 है, तो तीनों की एफिशिएंसी 5। तीनों की एफिशिएंसी 5 आ गई, तो तीनों 180 यूनिट काम करेंगे 5 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में? 36 दिन में। है कि नहीं आसान सवाल? सवाल नंबर है 15, जीडी के पेपर का सवाल है। भाई एक वस्तु को 19% की छूट देकर 1215 रुपए में बेचा गया। अगर 17.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? आप मुझे बताइए मेरे भाई। 19% की छूट देते हैं तो 1215 रुपए में बेचा गया। 17.5% की छूट देंगे तो कितने रुपए में बेचा जाएगा मेरे भाई?
अंकित मूल्य पे छूट देते मार्क प्राइस पे, और छूट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस। आप जैसे समझिए कि मार्क प्राइस जो है 100% है, एक लाइन का होने वाला सवाल है, एक लाइन का। अब आपने मार्क प्राइस पे 19% की छूट दी, 100 पे 19 की छूट दी, 100 में से 19 घटे, सामान कितने में बिका, 81% में, जबकि सामान बिका कितने में, 1215 रुपए में। ये आ गया। अब बोला अगर 17.5% की छूट दोगे, 100% पे अगर 17.5% की छूट दोगे तो 100 में से 17.5 माइनस करिए तो बिकेगा 82.5% में। 82.5% की वैल्यू आपसे पूछी है, 1215 रुपए से हल्का ही तो ज्यादा आएगा। 81% की वैल्यू 1215 रुपए, कितने गुना, 81 एकम 81 और 40, 81 पंजे 405, 15 गुना, तो ये भी 15 गुना ही आएगा ना। 15 गुणा 80, 1200 और 30 और 7.5, 1230 और 7.5, 1237.5 रुपए आ गया। तो 1237.5 रुपए में बिकेगा। सी ऑप्शन आंसर है। इतना आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं था। 16वां, एक समचतुर्भुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है। देखिए अभी आ गया ना रोम्बस वाला सवाल। एक रोम्बस की साइड 20 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई 32 है, रोम्बस का एरिया ज्ञात करें। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। रोम्बस होता है मेरे भाई ये चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की साइड समांतर होती हैं। इसकी ये भुजा 20 है। अच्छा, रोम्बस के मेरे भाई इस तरीके से दो विकर्ण होते हैं, दो डायगोनल होते हैं, और ये दोनों डायगोनल अलग अलग लंबाई के होंगे, छोटे बड़े, और ये 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। अब एक डायगोनल की लंबाई 32, अगर डायगोनल की लंबाई 32 है एक की, तो ये आधा आधा हो जाएगा, 16 हाफ हाफ। ऐसे मेरे भाई आप मुझे बताइए कि अगर आप इस राइट एंगल को देखो, 90 डिग्री के सामने 20 है, 16, तो ये कितना बचेगा, 12, 12 16 20 ट्रिपलेट होता है भाई। 3 4 5 पाइथागोरस समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 आएगा। ये 12 है, ये भी 12 है, क्योंकि डायगोनल जो है ना, ये बिंदुओं पर आधे आधे हाफ हाफ हो जाते हैं। और रोम्बस का एरिया जो होता है वो होता है 1/2 डायगोनल की गुणा। एक डायगोनल यहां पे 32 है, दूसरा मैंने निकाला है 12 12 24 है, तो ये एरिया आएगा रोम्बस का मेरे भाई, 2 से 24 12 बार, तो 360 और 24 384 आ जाएगा। 384 ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है। समझ में आया भैया। आगे सवाल नंबर 17 करेंगे फटाफट, जल्दी से। सीआई का दिख रहा है, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का सवाल है ये। योजना ए में 24R की धनराशि 8% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई। स्कीम बी में 24R की धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश की गई। ए और बी के बीच ब्याज का अनुपात क्या है। देखिए मेरे भाई, दो स्कीम है ए और बी, दोनों में सेम 24,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया। आपसे पूछा इन दोनों स्कीम ए और बी में जो ब्याज मिला उस ब्याज का रेशियो क्या है। आप एक बात बताइए, स्कीम ए में 8% ब्याज मिल रहा है 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट। अब बताओ, 1 साल में 8% ब्याज है तो 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, 16%। स्कीम ए में 16% आपको ऐसा ही मिलेगा। लेकिन स्कीम बी में आपने इन्वेस्ट करा 5% ब्याज की दर से जो चक्रवृद्धि है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल के लिए। आप बताओ, अगर 1 साल में 5% ब्याज है तो 2 साल में कितना होगा, 5 और 5 का सक्सेसिव, 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, याद होना चाहिए 10.25%। अब 10.25 का मतलब 10 + 1/4, 41/4% आ गया ना ये। तो यानी कि आपको स्कीम बी में 41/4% सीआई मिलेगा। आपसे ब्याज का अनुपात पूछा है भाई, ये आ जाएगा, 4 ऊपर पहुंचेगा, 16 चौका 64/41 सामने दिख रहा है, बी ऑप्शन। आसान सवाल। यदि किसी संख्या का 25% 72 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या, रिजल्ट इज द सेम नंबर। व्हाट इज द नंबर, सेम, सॉरी व्हाट, 60% ऑफ सेम नंबर, उस संख्या का 60% क्या है। देखो, अगर किसी संख्या के 25% में 72 जोड़ दिया जाए,
अगर किसी संख्या के 25% में 72 जोड़ दिया जाए तो खुद वही संख्या आ जाता है, यानी कि नंबर 100% हो जाता है। हो गया 25% से 100% हो गया, यानी कि हमने कितना बढ़ाया 75%, जबकि हमने संख्या को बढ़ाया कितना है 72, 72। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, तो 75% की वैल्यू 72 आ गई। अब ये किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? देखो 15 से काटो या 5 से काट लीजिए मेरे भाई। 5 से 75 15 बार जाएगा, अगर मैं 5 से 72 काटूंगा तो 14.4 बार जाएगा। ये 15% की वैल्यू आ गई। 15% क्यों निकाला? क्योंकि 60% निकालना है ना, 15 चौका 60 होता है, 4 से गुणा कर दो केवल, तो 56 और 1.6 57.6 आ जाएगा। ठीक है, आइए। एक राशि साधारण ब्याज पर 4 साल में 12,144 और 6.5 साल में 13,984 रुपए हो जाते ब्याज की दर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बोला सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट पर कोई पैसा 4 साल में 12,144 हो गया और 6.5 साल में 13,984 रुपए हो गया। तो यानी कि 4 साल और 6.5 साल के बीच में कितना गैप है? 2.5 साल का गैप है। ये 4 साल है, 6.5 साल है, बीच में कितना गैप है? 2.5 साल। तो 2.5 साल के इस गैप में 4 साल और 6.5 साल, 2.5 साल का गैप है। 2.5 साल में आपका अमाउंट 12,144 रुपए था, अब 13,984 रुपए हो गया। तो कितना बढ़ा मेरे भाई? अमाउंट कितना बढ़ा? तो आप कहोगे सर 0, 8 में से 4 गया 4 और 9 में से 1 गया 8, 13 में से 12 गया 1, 1840 रुपए। तो ये 2.5 साल का ब्याज, ये क्या? ये 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 2.5 साल का, 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा, 2.5 साल का मेरे भाई। तो यहां से 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 1 ईयर का एसआई क्या आएगा? 1840 को आप लोग 2.5 से भाग कर दीजिए। 2.5 का मतलब 5/2 से भाग कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है, 5 से 10 2 बार, तो 184 गुणा 4 हो जाएगा, तो 720 प्लस 16 736। 1 साल का ब्याज आ गया 736 रुपीज। आपसे पूछा ब्याज की दर। ब्याज की दर निकालने के लिए प्रिंसिपल चाहिए। आप एक बात बताओ, प्रिंसिपल क्या होता है? अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाना पड़ेगा। आपको पता है 4 साल बाद अमाउंट 12,144 है। 4 साल के बाद अगर 4 साल के अमाउंट में से मैं 4 साल का ब्याज घटा दूं, भाई 1 साल का ब्याज 736 रुपए है। 1 साल का, 4 साल का ब्याज कितना होगा? 4 से गुणा। 1 साल का ब्याज 736 रुपए, 4 साल का 4 से गुणा, यानी कि 2800 और 144 2944 रुपए। तो मैंने अमाउंट में से 4 साल का ब्याज घटा दिया। 00 11 में से 9 गया 2 और 11 में 9200 रुपए। तो प्रिंसिपल आपका 9200 रुपीज आ गया। ये प्रिंसिपल है। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा होता तो ये मेरा आंसर होता। ये भी आ सकता है सवाल। बोला ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो 9200 रुपए के प्रिंसिपल पर, 9200 के प्रिंसिपल पर 1 साल में 736 रुपए का ब्याज है। परसेंटेज में कितना ब्याज हुआ? इंटू 100%, परसेंटेज में इंटू 100%। ये आ गया भैया ब्याज की दर। 2 जीरो कटेगा और 92 से मेरे भाई 8 बार जाएगा पूरा पूरा ना, 720 और 16 हो गया 8%। तो ब्याज की दर 8% पर एनम है। ये तरीका है। पहले आप डिफरेंस लेके 1 साल का ब्याज निकालो, फिर प्रिंसिपल निकालो, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। सवाल नंबर 20। एक कॉलेज हॉस्टल के मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है भाई। ठीक है, 350 लड़के 25 दिन तक खाना खा सकते हैं। 10 दिन के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया तो यह पाया गया कि अब भी खाना 21 दिन चल जाएगा। कितने लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया? अरे वाह, देखो हम हमेशा ना बचे फूड पे ध्यान देंगे, रिमेनिंग फूड पे ध्यान देंगे। भाई फूड भी, खाना खाना भी एक तरह का वर्क है, और वर्क क्या होता है? मैन गुणा डेज। हमारे पास एक हॉस्टल में 350 लड़कों के 25 दिन का खाना है। अब इन्होंने 25 दिन में से 10 दिन खाना खा लिया, तो 350 लड़कों के 15 दिन का खाना बचा। ये रिमेनिंग खाना बचा है मेरे भाई। अभी हॉस्टल में इतना प्रबंध है 350 बच्चों के 15 दिन का। अब हुआ क्या मेरे भाई? कुछ बच्चे निकाल के दूसरे हॉस्टल में ले गए, तो
अब 21 दिन तक व्यवस्था हो जाएगी, यानी कि मुझे बताओ कितने बच्चों की व्यवस्था हो पाएगी 21 दिनों तक। इक्वल कर देते हैं M1D1 बराबर M2D2। 7 से 50 बार, 7 से 21 3 बार, 3 पंजे 15, यानी कि 150। तो 150 बच्चों की व्यवस्था अभी पॉसिबल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले लड़के 350 थे तो अब 150 लड़के ही रह गए, तो 200 लड़के, सॉरी 250 ना, 50 पंजे 250 आएगा, ये 250, तो 100 लड़के मेरे प्यारे भाई, आंसर मैच नहीं हो रहा था, 100 लड़के मेरे दोस्त यहां से एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में चले गए हैं। खत्म। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने से एक राशि 2 साल में 1.96 गुना हो जाते। 2 साल में ब्याज की दर क्या, आप बताओ मेरे भाई। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया और ये 2 साल में 1.96 गुना हो गया 2 साल में, तो 1 साल में कितने गुना होगा? ब्याज की दर निकालने ना, तो ये पता करो 1 साल में कितने गुना होगा। अंडर रूट 1.96 का अंडर रूट यानी कि 1.4 गुना, यानी कि हर 1 साल में आपका पैसा 1.4 गुना हो जाएगा। 1.4 गुने का मतलब 40% ब्याज, 40% पर एनम ब्याज की दर आ गई भाई। 100% पे अगर 40% ब्याज मिलेगा तो ही 140% होगा, और 140% को ही 1.4 मतलब 140% हो गया 100% से, तो 40% ब्याज मिल गया। 22वां, अरे वाह, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है मेंसुरेशन से। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टैंक इज 9240 क्यूब मीटर। हमारे पास एक टेंट है, शंक्वाकार टेंट, इसका आयतन 9240 घन मीटर है। इसके आधार का क्षेत्रफल 1386 आधार का एरिया। यदि कैनवास की चौड़ाई 3 मीटर है तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई कितनी है? तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे दोस्त एक बात, जैसे आपको एक कोनिकल टेंट बनाना है, ये आपको टेंट बनाना है मेरे भाई, सुनना मेरी बात को, ये आपको टेंट बनाना है। तो ये टेंट बनाने में ये तो कपड़ा लगेगा जो कोन का कर्व सरफेस एरिया है। कैनवास मतलब टेंट बनाने में जो कपड़ा लगेगा वो मेरे दोस्तों कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा, जो जितना कोन का कर्व सरफेस, बेसिकली कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। मैं आपको बेसिक शॉर्टकट बताऊंगा, पर पहले बेसिक ही समझते, पाई आर एल, यानी कि आपको रेडियस चाहिए और स्लैंट हाइट चाहिए। रेडियस के लिए आपको दिया हुआ ये आधार का क्षेत्रफल, कोन का बेस जो है सर्कल होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर, जो कि मेरा 1386 है। तो क्या मैं यहां से रेडियस नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकालेंगे। 22 अभी छिक्का 132 और 22 63, तो आर स्क्वायर आया जाएगा मेरे भाई 63 7 यानी कि 441। तो रेडियस यहां से 21 आ गई। क्या मेरी बात सही है? आप बोलोगे यहां से रेडियस 21 आ गई। अब हमें चाहिए मेरे भाई स्लैंट हाइट। हमें कोन का वॉल्यूम दिया, कोन का वॉल्यूम होता है मेरे भाई, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि क्वेश्चन में 9240 दिया है क्यूबिक मीटर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस सवाल का कैसे कर पाओगे? फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर किसी बच्चे को मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले देखने हैं तो ये बुक है हमारी मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। हर एक फिगर का, कोन हो, सिलेंडर हो, क्यूबॉइड हो, रोम्बस हो, हर एक का आपको यहां पे फॉर्मूला दिखेगा विद एक्सप्लेनेशन एग्जांपल के साथ। तो आप इस बुक को ऑर्डर कर लो, फॉर्मूले के लिए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए है बेसिकली बुक। अगर आप नहीं ले सकते तो किसी बच्चे के पास तो होगी आपकी जानकारी, उससे 1-2 दिन के लिए ले लीजिए और इससे फॉर्मूला लिख लो या याद कर लो। तो ये वॉल्यूम होता है कोन का। अब यहां देखो पाई आर स्क्वायर जो है मेरे प्यारे भाई, ये क्या है? कोन के आधार का क्षेत्रफल। बेस सर्कल का एरिया 1386। आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो यहां से क्या आप हाइट निकाल सकते हैं? आप कहोगे सर हम निकालेंगे, उड़ उड़ के 9240। ठीक है जी। कितनी बार जाएगा? 3 से, 3 चौक 12, 3 चिंग 18, 3 दूनी 4, 462। तो मुझे तो बिल्कुल डबल दिख रहा है, 462 का दुगुना है, 400 का दुगुना 800, 62 का दुगुना 124, तो यानी कि 20 आ गया, हाइट 20 आ गई।
अब आप मुझे बताओ, ये कोन की हाइट होती है 20, ये रेडियस है 21, तो कोन की स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी? 29, क्योंकि 20, 21, 29 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 9, 40, 41, 20, 21, 29, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें कोनिकल टेंट बनाना है तो टेंट का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, रेडियस हमने निकाली 21 और स्लांट हाइट आएगी 20, सॉरी स्लांट हाइट आएगी मेरे भाई 29। ये मीटर स्क्वायर मेरे प्यारे भाई हमें कपड़ा या कैनवास चाहिए टेंट बनाने के लिए। सवाल बोला कैनवास की चौड़ाई 3 मीटर है, तंबू बनाने के लिए कैनवास की लंबाई क्या होगी? आपने कभी ऐसे टेंट लगाने वाले देखे होंगे तो क्या करते हैं, वो अपने घर से ऐसे रोल लाते हैं, रोल ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का मेरे भाई, ठीक है ना, जिसकी चौड़ाई 3 मीटर होती है। इसी को लपेट लपेट के वो टेंट बना लो, तंबू खिंचवा लो, कुछ भी करवा लो। तो अगर मुझे इतने एरिया का टेंट बनाना है, इतने कर्व सरफेस एरिया का, तो इसके कितना रोल लेना पड़ेगा, इसकी लंबाई क्या लेनी पड़ेगी? तो एरिया को बराबर कर दो। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा भैया आयत का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आ जाएगा मेरे भाई। 7 से 21 3 बार, 3 से 3 कटी जाएगा, तो 22 गुणा 29, यानी कि 580 में 58 जोड़ूंगा, 580 में 58 जोड़ूंगा तो 638 आ जाएगा। 638 मीटर, 638 मीटर, डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा बेसिक समझाया, लेकिन अगर पेपर में सवाल आएगा तो आपको इतना नहीं करना है, हमेशा ऑप्शन पे ध्यान देना है। कैसे भाई? हमें कैनवास की लंबाई निकालनी है तो उसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा? कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई का मतलब 22/7, 22 में आएगा 11, 11 आएगा 22 में, 11 जरूर आएगा, यहां तो 11 है नहीं, यानी कि मेरे दोस्तों जो भी लंबाई आएगी वो 22 में 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल जरूर आएगी। कैलकुलेशन में करता ही नहीं, 11 से कटने वाला ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये 11 से कट रहा है मेरे प्यारे भाई, है ना, ये आंसर हो जाएगा। पेपर में केवल इतना करना था, ये नहीं करना था, पर आपको आना जरूर चाहिए। अच्छा, एक और सवाल आ गया मेरे भाई यहां पर, तो ये भी मेंसुरेशन का है। एक बेलनाकार पाइप का आयतन 748 क्यूबिक सेंटीमीटर है, लंबाई 14 है पाइप की, बाहरी त्रिज्या 9 है, मोटाई बताइए। देखो मेरे भाई, अगर आपके पास एक सिलिंड्रिकल पाइप है, उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। कैपिटल आर बाहर की रेडियस, एच अंदर की रेडियस, ठीक है ना। अब यहां पे वॉल्यूम 748 आपको दिया है, ठीक है, पाई का मतलब 22/7, बाहरी त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर आपको 9 दी है, अंदर की रेडियस आपको निकालनी है, लंबाई या हाइट पाइप की 14 दी है, 14 सेंटीमीटर। जस्ट डू कैलकुलेशन, 7 से 14 2 बार, 22 से 22 तिया 66 और 22 चौक 88, 2 से 34 17 बार चला जाएगा। तो स्मॉल आर स्क्वायर आ गया, अभी 9 का स्क्वायर 81, 17 उधर ले जाते, 81 माइनस 17 यानी कि 64, स्मॉल आर 8 आ गया, यानी कि अंदर वाले की रेडियस 8 आ गई। ऐसे होता है ना, ये ऐसे होता है मेरे भाई खोखला बेलन, ये खोखला बेलन होता है मेरे भाई। अब ये इसकी मोटाई होती है, ये इसकी मोटाई होती है। मोटाई कैसे निकलेंगे? जब बाहर वाली में से अंदर वाली रेडियस घटा दो, बाहर वाली में से अंदर वाली रेडियस घटा दो। अगर एक्सटर्नल रेडियस 9 है और इंटरनल आंतरिक त्रिज्या 8 है, घटा देंगे तो मोटाई आएगी 1 सेंटीमीटर। अभी आपको खोखले बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी तो कर पाओगे भाई जल्दी जल्दी पेपर में। 24वां, 3 कार की स्पीड 5, 6, 10 के अनुपात में। अच्छा, उनमें से प्रत्येक द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय। भाई 3 कारों की स्पीड दे रखी है, हर कार समान डिस्टेंस तय करती है। अगर समान डिस्टेंस तय करती है तो समय का जो रेशियो होगा, अगर डिस्टेंस सेम है, टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड का उल्टा होगा। अगर 3 कार की स्पीड 5, 6, 10 है, स्पीड का उल्टा कर दीजिए, ये तीनों कारों द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो आएगा। 5, 6, 10 का एलसीएम आ जाएगा अभी 30, 30 से गुणा कर दो, 5 6 30, 6 पंजे 30, 10 तिया 30, तो 6:5:3 इस सवाल का आंसर होना चाहिए। 5 6 10 का 5 6 30, 6 पंजे 30, 10 तिया 30।
6, 5 और 10 दिख रहा है यार, ये 10 कहां से आ जाएगा? 3 आएगा मेरे भाई, यहां पर ना टाइपिंग में मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 6:5:3 आंसर है। ठीक है जी, क्लियर? कोई परेशानी? कोई परेशानी। 6:5:3 यही करेक्ट है, और तो कुछ है होगा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये वाला दे दिया ना, ये कितना दुष्ट हो रहा है। 6:5:3 का डबल करके दे दिया, 12:10:6 डबल करके दिया है डी ऑप्शन, 12, 10 और 6, ये आंसर है डी वाला, चोट्टा कहीं का। 25वां सवाल करेंगे मेरे भाई। 3 संख्याएं, इनका एचसीएफ। देखो एचसीएफ निकालने के बहुत बढ़िया तरीके हैं। या तो आप सीधा ऑप्शन से चेक कर लो एचसीएफ, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग कर दे, या तो आप ऑप्शन से करो, या फिर अगर एचसीएफ निकालना है तो आप कोई भी ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो जो सबसे नजदीक हैं। ये दोनों सबसे नजदीक हैं, इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस जो आएगा वो 5 में से 4 गया 1 और 11 में से 3 गए 8, 81 आएगा डिफरेंस। ये आएगा 81, आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि एचसीएफ या तो 81 होगा या 81 का फैक्टर होगा। 81 का फैक्टर 27 है, एचसीएफ हो सकता है, ये नहीं है फैक्टर 81 का, ना ये है ना ये है, यानी कि एक ही नंबर है 27 जो आपका एचसीएफ हो सकता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सवाल। आगे क्वेश्चन है आपके सामने 26वां, करके बताएंगे जल्दी जल्दी। बिमल किसी एग्जाम में 46% नंबर लाता है और 10 नंबर से फेल हो जाता है, पासिंग मार्क्स से 10 नंबर कम है। अगर वो 52% नंबर लाता है तो न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, पासिंग मार्क्स से 8 नंबर ज्यादा आते हैं। परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? तो ऐसे सवाल में देखो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है। पहले 46% ला रहा था, 52% नंबर ला रहा है, परसेंटेज में 6% का डिफरेंस है। मार्क्स में कितना डिफरेंस है ये बताओ। तो बताइए, पहले 10 नंबर से फेल हो रहा था, अब 8 नंबर से पास हो रहा है, तो मार्क्स में डिफरेंस है 18 का। तो 6% की वैल्यू 18 है, यानी कि 1% की वैल्यू 3 नंबर के बराबर है, 3 गुना। अगर आपसे पूछा था ना मैक्सिमम मार्क्स, तो 100% की वैल्यू 300 आ जाती। पूछा है परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए, अब कहीं से भी कर लो, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से। आप ये देखिए, 46% नंबर लाता है तो 10 नंबर से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए 46% से 10 नंबर ज्यादा चाहिए, पासिंग मार्क्स होंगे, यही होंगे ना पासिंग मार्क्स। 46% से 10 नंबर ज्यादा चाहिए। अब बताओ, अगर 1% की वैल्यू 3 मार्क्स है तो 40% आएगा जी, 46 तिया 138 प्लस 10, यानी कि 148 पासिंग मार्क्स होंगे, सी ऑप्शन। आसान सवाल। अगला, ए की सैलरी बी से 37% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम है? भाई साहब ये तो कैलकुलेटिव दे दिया। ए की सैलरी बी से 37% ज्यादा, यानी कि अगर बी की सैलरी 100 है तो ए की 137 है, 37 ज्यादा है। तो पूछा है सॉरी, बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम है, तो बी की जो सैलरी है वो ए से कितना कम है, 37 कम है, बटे 137, और परसेंटेज में कितना आ जाएगा, इंटू 100%। तो ये आ जाएगा जी 3700 बटे 137%। अब 3700 को 137 से भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा भाई? 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। अभी 260 और 14 है, 274, यह है 370, तो कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, 96। ठीक है, 274 और 96 बचेगा, 960 तो 137 से कितनी बार जाएगा फिर? 7 बार चला जाएगा भाई, 7 बार, 13 सत्ते 91 अभी, और 7 सत्ते 49, तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा, तो डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो 27 पॉइंट समथिंग, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, और आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगला सवाल ग्रुप डी का है। मान लीजिए चेन्नई और त्रिवेंद्रम स्टेशन के बीच की दूरी 690 है। एक रेलगाड़ी 8 बजे 75 की स्पीड से चेन्नई से त्रिवेंद्रम की ओर चलना शुरू करती है। तो ये मान लीजिए मेरे भाई, ये चेन्नई का स्टेशन है और ये आपका त्रिवेंद्रम का स्टेशन है, इनके बीच की दूरी है 690 किलोमीटर। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया दूरी है ये। हाँ, एक रेलगाड़ी 8 बजे चलती है
यहां से 8 बजे एक रेलगाड़ी चलती है 75 की स्पीड से त्रिवेंद्रम की ओर। एक दूसरी रेलगाड़ी समांतर रेल मार्ग पर 9 बजे चलते 60 की स्पीड से। 9 बजे दूसरी रेलगाड़ी चलते त्रिवेंद्रम से चेन्नई की ओर, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलने। कितने बजे मिलेंगी? अगर आप देखोगे ना, जो एक रेलगाड़ी 8 बजे निकली है चेन्नई से त्रिवेंद्रम की ओर मेरे भाई, वो चल रही है कितने की स्पीड से? 75 की स्पीड से। तो आप ये कह सकते इस ट्रेन ने 8 बजे चलना शुरू करा, इसने 9 बजे, तो ये ट्रेन 8 बजे चलना शुरू किया, 8 से 9 बजे तक 1 घंटे के लिए चली। 1 घंटे में कितना जाएगी? 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1 घंटे में 75 किलोमीटर जाएगी, यानी कि 75 किलोमीटर चलने के बाद ये ट्रेन यहां पे आ जाएगी। तो अब ये 9 बजे की कहानी हो गई। ये जो पहली ट्रेन है अब यहां पे आ चुके मेरे भाई, और ये चल रही है 75 की स्पीड से। 9 बज चुके हैं। अब दूसरी ट्रेन भी इधर से चलना शुरू कर चुकी है त्रिवेंद्रम से 60 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन भी चलना शुरू कर दी है। ठीक है बच्चे, पूछा है दोनों ट्रेन कितने टाइम के बाद मिलेंगी। ये 9 बजे के बाद की कहानी है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस, 690 में से अगर मैं 690 में से 75 घटा दूं तो ये 615 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो दोनों ट्रेन को ये 615 किलोमीटर जाना है, 615 किलोमीटर। अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, तो 75 प्लस 60 आ गया जी 135। तो 615 बटे 135 आ गया, साफ साफ 1500 कट ही रहा है। 15 चौका 60, 15 कम 15, 15 निम्मा 135, यानी कि 41 बटे 9 घंटे के बाद मिलेंगे। तो 9 चौक 36, 5 41, 4 सही 5 बटे 9 घंटे के बाद मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है जी, काफी अटपटा सा है। 4 सही 5 बटे 9 घंटे आ गया ना, 9 चौक 36, 5 41। अब 4 घंटे, ये 5 बटे 9 घंटे क्या होता है? जैसे 5 बटे 9 घंटे है, घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 20 बार और ये 3 बार, यानी कि 100 बटे 3। 100 बटे 3 का मतलब 33.33, यानी कि लगभग 33 मिनट, अप्रोक्स 33 मिनट। 5 बटे 9 का मतलब लगभग 33 मिनट आएगा ना, 20 पंजे 100 बटे 3, 33.33 मिनट आएगा। यानी कि 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, शाम के है 9 PM है ये, 9 बजे के बाद हमें 4 घंटे 33 मिनट और लगेंगे मिलने में। तो 9 4 13, 1 बज के 33 मिनट के करीब ये मिलेंगे। डी ऑप्शन। वेरी नाइस क्वेश्चन। अप्रोक्सी देख लीजिए ना, ऑप्शन दूर दूर है। एक नाव को नदी के किनारे 3 घंटे में 21 किलोमीटर और नदी के विपरीत 7 घंटे में 14 किलोमीटर चलाया जाता है। नाव और नदी की गति ज्ञात कीजिए। ए बोट इज रोड डाउन अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर 21 किलोमीटर इन 3 आवर। आप बताओ, एक नाव को नदी के बहाव की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगते हैं, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 7, एंड अगेंस्ट ए रिवर 14 किलोमीटर इन 7 घंटे। और नाव 14 किलोमीटर जाते मेरे भाई रिवर के अगेंस्ट, धारा के विरुद्ध 7 घंटे में, तो अप स्ट्रीम स्पीड आ गई 2। ठीक है ना, नदी के विरुद्ध आप 7 घंटे में 14 किलोमीटर जाते हो, तो अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई 2। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड रिवर। बोट की स्पीड क्या आएगी? बोट की स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2, 7 + 2 9 बटे 2 4.5, 4.5 यही आंसर है। धारा की गति होगी या नदी की गति आएगी भाई D - U बटे 2, 7 - 2 5 बटे 2, यानी कि 2.5। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक। 30, एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 152 रन बनाता है। जैसे 152 रन बनाया, उसका एवरेज स्कोर 5 रन बढ़ जाता है। 15 पारियों के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज स्कोर पर इनिंग ऑफ बैट्समैन आफ्टर द 15 इनिंग। बहुत फेमस सवाल है। एक बार बताओ, जैसे एक बल्लेबाजी का कुछ स्कोर है, 15वीं पारी खेली, 15 पारी से पहले 14 इनिंग्स तक बल्लेबाजी का सपोज कुछ एवरेज स्कोर है x। अगर 15वीं इनिंग में भी वो x ही रन बनाएगा तो उसका एवरेज सेम रहेगा। लेकिन जब वो 15वीं पारी में 152 रन बनाता है तो उसका एवरेज स्कोर 5 रन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसने एवरेज से 5 रन ज्यादा बना दिए। 15 इनिंग्स का एवरेज
5 रन बढ़ गए, यानी कि टोटल कितना 75 रन उसने एवरेज से ज्यादा बना दिए। तो 152 में से 75 घटा दीजिए 77, यानी कि उसका 14वीं इनिंग्स तक 14th इनिंग तक उसका जो एवरेज स्कोर रहा होगा वो 77 रहा होगा। 15वीं पारी में उसने 152 रन बनाए, 75 रन ज्यादा बना दिए है भाई, और उसको 15 पारियों में बांटेंगे, एवरेज 5 रन बढ़ गया। तो 14th पारी तक उसका एवरेज स्कोर 77 था। बोले 15वीं पारी के बाद एवरेज 5 बढ़ के 82 हो गया। ये ध्यान रखिएगा, आंसर 82 आएगा। डी ऑप्शन 82 आंसर है। अच्छा सवाल है, एक लाइन में हो गया मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए अगर आप, मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा, रेलवे का पेपर कांस्टेबल बनने के बाद भी कुछ लोग आगे तैयारी करेंगे, हालांकि आपको समय कम मिलेगा, पर फिर भी कुछ बच्चे एसएससी की तैयारी करेंगे, सीजीएल की, सीटसल की। तो ये हमारी प्रैक्टिस बुक है, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। एसएससी के 9 एग्जाम के सभी सवालों का सॉल्यूशन है, सभी सवालों का कंपाइलेशन है पिछले 5 साल के। ये अकेली ऐसी बुक है इंडिया की जो चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज है, एग्जाम वाइज है, विद सॉल्यूशन है। बेस्ट प्रैक्टिस बुक है। और अब इसमें नया फीचर भी आया, इस पूरी की पूरी बुक का 8000 क्वेश्चंस का हम यूट्यूब पे सॉल्यूशन भी करा रहे हैं हमारी टीम। ये बुक मेरे भाई एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, अभी ऑफर है। और एक कॉन्सेप्ट की बुक तो आप जानते ही भैया, सबसे पॉपुलर है ही, ठीक है। एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे कहां से प्रैक्टिस करेंगे? इस किताब से, फ्लिपकार्ट पे मिलेगी जी आपको। 31वां, 2 बाल्टी पियर क्यू में दूध पानी का अनुपात 5:3 और 1:4 है। तीसरी बाल्टी आर में 50% दूध और 50% पानी वाला नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बाल्टियों के तरल पदार्थ को किस अनुपात में मिलाया जाता है? बहुत बढ़िया। हमारे पास 2 बाल्टी हैं पी और क्यू। सवाल पढ़ते ही पता लग गया एलिगेशन वाला, चाहे दूध पे फोकस कर लो चाहे पानी पे। आप मुझे बताइए कि बाल्टी पी में दूध पानी का रेशियो 5:3 है, तो मिल्क कितना है? 5/8। टोटल 8 में से मिल्क 5 है। बाल्टी क्यू में दूध कितना है? 1/5। मिल्क 1 है, टोटल 5 है, 1/5। इन दोनों पी और क्यू को मिलाया जाता है और तीसरी बाल्टी आर में 50% दूध 50% पानी, आधा दूध और आधा पानी हो जाता है, हाफ हाफ। यानी कि मेरे प्यारे भाई मिल्क कितना हो गया? 1/2। मिल्क कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। तो किस रेशियो में मिलाया गया होगा पी और क्यू को? तो मेरे भाई यहां 8 है, 5 है, 2 इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 40। पूरे को 40 से गुणा कर दीजिए। 8 पंजे 40, 5 पच्चे 25, 5 अट्टे 40, 2 से 40 20 बार। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अब 20 में से आप 8 घटाइएगा 12, और 25 में से 20 घटाइएगा 5, यानी कि पी और क्यू को 12:5 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये एलिगेशन का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 32, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ये सवाल मुझे कई पेपर में मिला। बोला 18 का अंडर रूट 4.24 है, 180 का अंडर रूट 13.41 है। तो आपसे पूछा है अंडर रूट 1.8, अंडर रूट 1800 और अंडर रूट 0.018 का मान किसके बराबर है? बहुत बढ़िया। हमें देखो रूट 18 का रूट 180 का अंडर रूट दिया है, अप्रोक्सी होगा ये। 1.8 का अंडर रूट कैसे आएगा? 1.8, देखो भाई अगर मैं 18 को 10 से भाग दूंगा तो 10 का अंडर रूट कैसे आएगा? नहीं आ सकता। 1.8 के लिए इसको 100 से भाग देना होगा। बहुत बढ़िया। देखो ये है मेरे भाई 180। 180, अगर मैं 180 को 100 से भाग दूंगा तो 1.8 आएगा। 180 का अंडर रूट मुझे पता है 13.41 और 100 का अंडर रूट है 10, तो यानी कि 1.341 आ गया। 1.341 आ गया इसका अंडर रूट, प्लस ये है अंडर रूट 1800। एक एक पे ध्यान देना होगा। 1800 का मतलब 18 गुणा 100। अब 100 का अंडर रूट तो 10 आ गया, ये बचा 18। 18 का अंडर रूट, 18 का अंडर रूट है 4.24। 4.24 का 10 गुना यानी कि 42.4, इसका अंडर रूट आ गया 42.4। अभी मेहनत करनी पड़ेगी। यह है 0.018। 0.018 का अंडर रूट कैसे आएगा?
18 को मेरे प्यारे भाई 1000 से भाग देंगे, 18 को 1000 से भाग देंगे तब 0.018 आएगा, लेकिन 1000 का अंडर रूट तो नहीं निकलेगा, 1000 का अंडर रूट तो नहीं निकलेगा, 100 का निकलेगा। 180 को मेरे प्यारे भी भाग देना पड़ेगा 10,000 से। बहुत बढ़िया ही आया। देखो मेरे दोस्तों, अगर मैं 180 को 10,000 4 बार 0 से भाग दूंगा तो मेरे भाई क्या आएगा, डिवाइड करके 0.018 आएगा कि नहीं आएगा, इसके ये आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई, इसके बराबर है कि नहीं। तो आपको सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। अब 180 का अंडर रूट है 13.41, नीचे 10,000 का अंडर रूट है 100, तो इसका जो अंडर रूट आएगा ना, इसका जो अंडर रूट आएगा वो 0.1341 हो गया, 0.1341 है ना। अलग अलग वैल्यू निकलेंगी। अब यहां से देखिएगा 1 4 1 5, उसके बाद 3 और 3 6, नहीं 1 आ गया, उसके बाद ये 4 और 1 5, उसके बाद 3 और 4 7, उसके बाद 3 4 7 1 8, 42 और 1 43, 43.8751, 43.8751 ही आएगा मेरे भाई। पूरा मैंने करके बता दिया, बहुत बेहतरीन सवाल है, मजेदार एकदम। 85 लीटर अल्कोहल पानी के मिश्रण में 20% पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि पानी परिणामी मिश्रण का 25% हो जाए। भैया ये भी एलिगेशन का सवाल है। हमारे पास एक मिक्सचर ऑलरेडी है, मिक्सचर जिसमें 85 लीटर अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, इसमें पानी 20% है। अब हमने इसमें कुछ पानी ऐड किया। देखो मेरे भाई, हम पानी के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा देते। एक मिक्सचर है जिसमें पानी कितना है 20%, आप इसमें पानी ऐड कर रहे हो तो आप प्योर वाटर ऐड कर रहे हो। प्योर वाटर का कंसंट्रेशन, प्योर वाटर की सांद्रता 100%, और फाइनल मिश्रण में पानी का परसेंटेज क्या हो गया 25%। तो किस रेशियो में लाओगे, 100 में से 25 घटाइए 75, और 25 में से 20 घटाइए भैया 5, यानी कि आ गया दोस्तों 15:1, 15:1। यानी कि अगर आपका मिश्रण 85 लीटर है, 15 यूनिट की वैल्यू 85 लीटर है, तो आपको 1 यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा। तो 1 की वैल्यू आएगी 85/15, जो कि 5 से जाएगा जी 17/3 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। 3 पंजे 15, 2 17, 5 सही 2/3 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा। यह भी अच्छा सवाल है मेरे भाई, एलिगेशन से तुरंत हो गया। आइए 34वां। 2 ट्रेन पी और क्यू एक ही टाइम पर चलना शुरू करती हैं और 40-30 की स्पीड से एक दूसरी को चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर अधिक डिस्टेंस चल चुकी है। पी और क्यू के बीच की दूरी क्या है? बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, दो ट्रेन पी और क्यू एक ही टाइम पर चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे की ओर चलती हैं। दो ट्रेन है, खटक शुरू हुई, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करी, बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगी। बोला जब वे मिली तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस चल चुकी है। आप बताओ, पहली ट्रेन की स्पीड 40 है, दूसरी ट्रेन की स्पीड 30 है, तो पहली ट्रेन हर घंटे दूसरी ट्रेन से 10 किलोमीटर ज्यादा चलेगी। पहली ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो फर्स्ट ट्रेन हर घंटे दूसरी ट्रेन से 10 किलोमीटर ज्यादा चलेगी। तो आप मुझे बताओ 80 किलोमीटर की दूरी ज्यादा चलने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा? यानी कि 8 घंटे का। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से 8 घंटे के बाद मिलेंगी। चलती रही 8 घंटे के बाद मिलेंगी। 8 घंटे के बाद मिलेंगी, पी और क्यू से चल रही हैं, तो बीच की डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस बराबर एक दूसरे की ओर चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड आ गई S1 + S2, 40 + 30 70, और गुणा टाइम है 8 घंटे, तो आ गया 560 किलोमीटर। तो 560 किलोमीटर पी क्यू के बीच की दूरी है। बेस्ट मेथड है, रेलवे ग्रुप डी का सवाल है, दोबारा आने लायक। मॉक टेस्ट के आखिरी सवाल पे आ चुका हूं मैं, आखिरी पे। पाइप ए आमतौर पर एक टैंक को 6 घंटे भरता है। पाइप ए जो है नॉर्मली 6 घंटे में टैंक भरता है।
लेकिन टंकी के निचले भाग में रिसाव के कारण टैंक भरने में 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। अगर टंकी भरी हुई है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? लीक के कारण मेरे भाई, देखो मैंने लीक को बी नाम दे दिया। एक टैंक पाइप जो नॉर्मली एक टैंक को 6 घंटे में भरता है, लेकिन पाइप के साथ साथ टैंक में एक लीकेज भी है। उस लीकेज की वजह से टंकी भरने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी कि 6 घंटे की बजाय 8 घंटे का समय लगता है, 2 घंटे फालतू। भरी हुई टंकी को लीकेज कितने समय खाली करेगा? 3rd क्लास सवाल जो पेपर में आएगा। 6 8 का एलसीएम 24, ये टंकी की कैपेसिटी मान लीजिए। पाइप ए की एफिशिएंसी 4 है और दोनों पाइप की मिलाकर 3 है। आप मुझे बताओ, ए की एफिशिएंसी 4 है, दोनों की मिलाकर 3 है, तो लीकेज की एफिशिएंसी क्या होगी? -1। 4 - 1 3 आ गया। तो लीकेज पाइप जो है 1 एफिशिएंसी से 24 यूनिट टैंक खाली करेगा 1 एफिशिएंसी से, तो खाली करने में लीकेज पाइप को 24 घंटे लग जाए। यही आंसर आ गया। ठीक है जी, अब बताइए। इसी के साथ ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है। मैंने कोई मुश्किल सवाल नहीं लिए, वही सवाल लिए हैं जो पेपर में आए थे, आए हैं और जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, वैसे तो मैं 5 ही टेस्ट कराने वाला था, पर आपकी डिमांड इतनी थी कि मैंने छठा भी करा दिया। पसंद आया है, समझ में आया, और एग्जाम तक अगर कंटिन्यू रखवाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। हमारे एफर्ट जो हम डाल रहे हैं पूरे यूट्यूब पर, कोई नहीं आपके लिए आरपीएफ के टेस्ट करा रहा। लाइक कमेंट जरूर करना मेरे भाई। ठीक है जी, शेयर करने में आप कंजूसी कर रहे हैं, कह रहे हैं सर मैं कट ऑफ बढ़ा रहा हूं। हैं, कट ऑफ तो बढ़ेगी भाई, कट ऑफ तो बढ़ना तय है, कट ऑफ जाएगी 90% प्लस। तैयार रहें, धन्यवाद, बाय।